दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लेट 19th सेंचुरी में क्या सब चल रहा था, कैसे ग्लोबलाइजेशन और बढ़ता गया, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। After 1870s, major industrial regions like Britain, France, Germany, USA expanded their control over colonies. 1870s के बाद काफी सारे जो दूसरे पावर्स थे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये तो स्टार्टिंग से ही कॉलोनीज बना रहे थे, लेकिन अब जापान और यूएसए ने भी अपनी अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया। काफी सारी पावर्स, इंपीरियल पावर्स इमर्ज होकर के आई और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया, डिफरेंट कंट्रीज को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट किया। दिस पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ न्यू इंपेरियलिज्म, और इसी टाइम को लेट 19th सेंचुरी को एज ऑफ न्यू इंपेरियलिज्म कहा गया। न्यू इंपेरियलिज्म क्यों कहा जा रहा है? नए तरीके से, नए रीजंस की वजह से अब कॉलोनीज बनाई जा रही थी। अब ये जो डिफरेंट कंट्रीज थी, जो इंपीरियल पावर्स थी, वो कॉलोनीज बना रही थी, लेकिन उनके पीछे के मोटिव उनके बदलते जा रहे थे। कोई पॉजिटिव मोटिव नहीं हो रहा था, वो बस अपना फायदा देख रहे थे, लेकिन डिफरेंट वेज में। अब टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो गया है, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो कॉलोनीज बनाएंगे, और उसी को न्यू इंपेरियलिज्म कहा गया। जब एक अलग माइंडसेट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नए माइंडसेट के साथ, नए रीजंस के साथ जब उन्होंने कॉलोनीज बनाना स्टार्ट किया इंपीरियल पावर्स ने, तब ये न्यू इंपेरियलिज्म कहलाया। कॉजेस ऑफ न्यू इंपेरियलिज्म। अब न्यू इंपेरियलिज्म क्यों हुआ, क्यों नई नई कॉलोनीज बनाई गई, ये न्यू इंपेरियलिज्म होने के पीछे का कारण क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। काफी सारे रीजन थे, उनमें से एक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नीड ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब यूएसए, जापान, ये सब भी आजाद हुए थे, तो अब इन्हें भी अपना एक्सपेंशन करना था, इन्हें भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी, तो उसके लिए इन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। यहाँ भी जापान, यूएसए और डिफरेंट और भी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होना स्टार्ट हो चुकी थी। अब इंडस्ट्री सेटअप हुई है तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स की जरूरत है मास प्रोडक्शन करने के लिए, तो इस वजह से रॉ मटेरियल्स के लिए कॉलोनीज बनाना शुरू किया इन पावर्स ने, क्योंकि जितनी इनकी कॉलोनीज होंगी, उन कॉलोनीज से वो उतने ही रिसोर्सेज ला पाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करके उन फाइनल प्रोडक्ट्स को, फाइनल गुड्स को वो सेल कर पाएंगे मार्केट में। न्यू मार्केट्स। कॉलोनीज सर्व्ड एज मार्केट्स। कॉलोनीज जो थी वो मार्केट का भी काम कर रही थी। अब जैसे यूएसए है, तो यूएसए में कोई प्रोडक्ट बना, रॉ मटेरियल्स मान लो यहीं से लेके गए अपनी कॉलोनीज से, यूएसए की इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग हुई, वहां से फाइनल गुड्स तैयार हुए। अब वो फाइनल गुड्स जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यूएसए के, उन्होंने यूएसए में तो वो प्रोडक्ट सेल कर दिए, लेकिन अब उन्हें और भी प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो दूसरे देशों में, अपनी कॉलोनीज में जाकर के अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो इसीलिए कॉलोनीज जो हैं वो मार्केट का भी काम कर रही थी, वो एज अ मार्केट भी सर्व कर रही थी किन्हें? अपने इंपीरियल पावर्स को। स्ट्रैटेजिक रीजंस। नेवल बेसेस, मिलिट्री कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक रीजन भी थे, यानी स्ट्रैटेजी एक तरह से प्लान बना रखा था। स्ट्रैटेजी का मतलब है प्लान बनाना, किसकी सेफ्टी के लिए? अपनी कंट्री की। जैसे चाइना है, चाइना और इंडिया की लड़ाई चलती है। चाइना और इंडिया जो है वो फ्रेंड्स नहीं है, तो क्या होता है कि चाइना जो है उसने श्रीलंका में अपने बेस बना रखे हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में उसने अपने बेसेस बना रखे हैं, यानी इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है। नेवल बेसेस यानी नेवी, शिप्स निकाल सकता है, जो नेवी होती है वो डेवलप कर रखी है चाइना ने। नेवल बेसेस बना रखे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे, जिससे कि जब भी अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई हो तो चाइना चारों तरफ से इंडिया पे अटैक कर सके। तो ये स्ट्रैटेजी किसने अपनाई है? चाइना ने। इन्हीं स्ट्रैटेजी, ऐसे ही स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे जो ये इंपीरियल पावर्स थे वो खुद के बेस सेटअप कर लिया करते थे, नेवल बेस सेटअप कर रखे। यूएसए जो है उसने भी टेररिस्ट को खत्म करने के लिए जो अफगानिस्तान है वहां पे अपना बेस बनाया था। तो ऐसे ही नेवल बेसेस और मिलिट्री कंट्रोल
अपने जो मिलिट्री की ट्रेनिंग चल रही है, अपने सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए जो कुछ भी करना है, मिलिट्री कैंप्स वगैरह जो होते हैं वो सेटअप करवा देती हैं इंपीरियल पावर्स अपनी कॉलोनीज में। नेशनल प्रेस्टीज, अब यहाँ पे देश के इज्जत की भी बात आ जाती है, नेशनल प्रेस्टीज की बात आ जाती है। कैसे? कॉलोनीज बिकेम अ साइन ऑफ पावर। अब धीरे धीरे एक माइंडसेट लोगों का ऐसे बनने लगा था कि अच्छा, यूएसए के पास इतनी सारी कॉलोनीज हैं, यूएसए ने इतने सारे कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा है, तो यानी कि यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो जितनी ज्यादा कॉलोनीज होंगी उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाएगा किसी कंट्री को। इसीलिए यूरोपियंस, यूएसए, इन सब में, मतलब यूरोपियंस और अमेरिकाज के जो लोग हैं, इन सब में एक तरह से होड़ लगी हुई थी कि कौन सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाएगा। सब ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बना करके खुद को पावरफुल बताने की या खुद की पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से न्यू इंपीरियलिज्म हुआ, यानी डिफरेंट कंट्रीज को गुलाम बनाना शुरू किया। किस रीजन से? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। अब अपनी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करनी है तो रॉ मटेरियल्स चाहिए, उसके लिए कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करा। न्यू मार्केट्स, अब उन्हें अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए नई नई मार्केट्स चाहिए, तो वहां पे कॉलोनीज ने सर्व किया एज अ मार्केट। देन स्ट्रैटेजिक रीजंस थे, और फिर नेशनल प्रेस्टीज की बात आ गई थी। इस वजह से डिफरेंट कंट्रीज को गुलाम बनाया इन इंपीरियल पावर्स ने, जैसे जापान, यूएसए, यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने। एरियाज कॉलोनाइज्ड, अब कॉलोनी किसने बनाई, यानी इंपीरियल पावर्स के बारे में हमने जाना। अब कॉलोनीज कौन बनी, यानी किन एरियाज को कॉलोनाइज किया गया, उनके बारे में जानेंगे। अफ्रीका ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिवाइडेड अमंग यूरोपियन पावर्स। अफ्रीका जो है इसे एक तरह से यूरोपियन पावर्स ने डिवाइड कर लिया था, बांट लिया था। एक हिस्सा जैसे ब्रिटेन और एक हिस्सा फ्रांस के पास था। फ्रांस और ब्रिटेन, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी। ये एक तरह से जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता है किसी रेस में, उसकी तरह थे, इनकी टक्कर चल रही थी बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनके बीच में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी अपनी कॉलोनीज को लेकर के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अफ्रीका को डिवाइड कर लिया था। कुछ एरिया ब्रिटेन ने ले लिया, कुछ एरिया फ्रांस ने, कुछ जर्मनी ने और कुछ इटली ने, ऐसे करके डिफरेंट यूरोपियन पावर्स ने अपनी एक तरह से अपना रूल स्टैब्लिश किया अफ्रीका में, और अफ्रीका को डिवाइड करके रख दिया। इसी वजह से अफ्रीका का जो नॉर्दर्न एरिया है वो हमें, उसकी जो टेरिटरी है वो ऐसा लगता है कि किसी ने बैठ के स्केल से लाइन खींच के बनाई हो। एकदम परफेक्ट हमें लाइन देखने को मिलती है नॉर्दर्न अफ्रीका की टेरिटरीज पे। तो ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि एक प्लानिंग के साथ डिवाइड किया गया था अफ्रीका को बिटवीन यूरोपियन पावर्स। एशिया, एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन कंट्रोल इन इंडिया, बर्मा, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। अब एशिया में भी ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाई यूरोपियन पावर्स ने। उन्होंने इंडिया में अपने कॉलोनीज बनाई, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाई। इंडिया, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया और बर्मा, यानी कि म्यांमार, आज का जो म्यांमार है उसे बर्मा कहा जाता था। तो इन सब एरियाज को कॉलोनी बनाया यूरोपियन पावर्स ने। एशिया, अफ्रीका की डिफरेंट कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना चुके थे यूरोपियंस, और एक तरह से अफ्रीका को तो प्रॉपर्ली डिवाइड कर दिया था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तब से उसका मैप ऐसे ही बना हुआ है अफ्रीका का। इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज, अब कॉलोनीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये जितनी भी चीजें चल रही थी, जो न्यू इंपीरियलिज्म था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनीज पे इन लेट 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कॉलोनीज का, यानी यहाँ से कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स चीप रेट पे, सस्ते दाम पे ले जा रहे थे यूरोपियंस, और वहां से जो अपने फाइनल गुड्स लेके आ रहे थे वो महंगे दामों पे, यानी हाई प्राइसेस पर, हाई कॉस्ट पर अपनी कॉलोनीज में सेल कर दे रहे थे। और प्रॉफिट तो ब्रिटिशर्स का ही हो रहा था, प्रॉफिट यूरोपियंस के ही पास जा रहा था। तो इस तरह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला। कॉलोनीज की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होती चली गई, इकोनॉमी पे एक तरह से असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। एग्रीकल्चरल चेंजेस, अब एग्रीकल्चर में भी चेंजेस आए। वो कैसे? फार्मर्स वर फोर्स्ड टू कल्टीवेट कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो हम अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो नहीं करते। हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं
किस पर्पस के साथ, कि हम उस क्रॉप को, जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको हम सेल करेंगे। हम अपने कंजम्पशन के लिए जिन क्रॉप्स को नहीं उगाते वो क्रॉप्स कैश क्रॉप्स कहलाती हैं, जिन्हें हम सेल करके कैश यानी पैसों के लिए हम लोग जिन्हें ग्रो करते हैं उन क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहा जाता है। तो एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट क्या था कि फार्मर्स जो हैं उन्हें अब फोर्स किया जा रहा था कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ, यानी कॉटन, जूट, ये सारे वो क्रॉप्स हैं जो कोई भी इंसान अपने कंजम्पशन के लिए नहीं उगाता है। ये वो सब क्रॉप्स हैं जो सेल करने के लिए कल्टीवेट की जाती हैं, उगाई जाती हैं। तो अब जो यूरोपियंस हैं उन्होंने फोर्स किया फार्मर्स को, अपनी कॉलोनीज में जो फार्मर्स हैं उन्हें फोर्स किया यूरोपियंस ने कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ। अब क्यों फोर्स किया? क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, कॉटन, जूट, ये सब चाहिए थे जिससे वो अपने इंडस्ट्रीज में ले जा करके मैन्युफैक्चर करें और देन फाइनल गुड्स यहाँ अपनी कॉलोनीज में सेल कर सकें। सोशल इम्पैक्ट, अब इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हमारी खुद की जो इंडस्ट्रीज थी जिसमें हम होम स्पन क्लोथ यानी खादी और भी बहुत सारे जैसे पॉट्स हो गए, काफी सारी ऐसी चीजें थी जो इंडिया में हम अपने हाथों से बनाया करते थे। टाइम बहुत लगता था, इसीलिए जो ये सारे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो महंगे होते थे, गुड्स महंगे होते थे। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स लेके आए हैं, मास प्रोडक्शन हुआ है, कम टाइम लगा है ब्रिटिशर्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स बनाने में उन्हें कम टाइम लगा है। इस वजह से ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे उनके प्राइस इंडिया के प्रोडक्ट्स के, इंडिया के गुड्स के प्राइसेस के कंपैरिजन में थोड़े कम थे। तो लोगों ने क्या किया, अपने जो इंडिया के ट्रेडिशनल गुड्स थे उन्हें छोड़ करके ब्रिटिशर्स के लाए हुए मशीन मेड गुड्स को खरीदना स्टार्ट किया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडिया के खुद के हमारे इंडस्ट्रीज थी वो सब डिक्लाइन हो गई, वो सब एक तरह से खत्म हो गई। कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल इम्पैक्ट, इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ा, हमारे कल्चर पे, रहन सहन पे इसका इम्पैक्ट पड़ा न्यू इंपीरियलिज्म का। वेस्टर्न एजुकेशन, कल्चर, लीगल सिस्टम एक्सेट्रा। अब हमारे कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा? यहाँ पे जब इंडिया में यूरोपियंस आए उन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज लेकर के आए, अपने कल्चर को प्रमोट किया इंडिया में। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड की लोगों को। वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को देना, उनका इसके पीछे भी उनका एक मोटिव था, सेल्फ मोटिव था। क्या था? ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन देंगे तो इंडियंस भी जो वेस्टर्न एजुकेशन गेन कर रहे हैं वो इंडियंस भी आगे चल के हमारी मदद करेंगे इंडिया पे रूल करने में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से इंडिया में न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई और मिडिल क्लास जो थी उसने एक तरह से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों को पता चला, वेस्टर्न एजुकेशन में लोगों को जब पता चला कि लिबरलिज्म यानी फ्रीडम जैसी भी कोई चीज होती है, लिबर्टी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में जब लोगों को पता चला तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तब लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू किया। तो वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिशर्स प्रोवाइड कर रहे थे लोगों को वो उन्हीं पे भारी पड़ गया। वेस्टर्न एजुकेशन का प्रमोशन किया गया इंडिया में, और इंडिया में ही नहीं, जितनी भी कॉलोनीज बना रखी थी यूरोपियंस ने वहां पे वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया गया। जो आज हम फोक से खाना खाते हैं वो वेस्टर्न कल्चर का ही पार्ट है। और लीगल सिस्टम, जो यूरोपियंस थे उन्होंने अपने यूरोप के हिसाब से लॉज वगैरह यहाँ इम्प्लीमेंट करने स्टार्ट किए। लेकिन यूरोप में तो लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब पे भी फोकस किया जाता था, पर यहाँ पे अपनी कॉलोनीज में यूरोपियंस ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। यूरोपियंस लोगों को फ्रीडम नहीं दे सकते थे। यूरोपियंस उन्हें यानी कॉलोनीज को, अपनी कॉलोनियल पीपल को इक्वालिटी नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी दे दी तो इनका एक तरह से प्रॉफिट कहाँ से आएगा, इन्हें कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने लीगल सिस्टम यहाँ अपनी कॉलोनीज में भी इम्प्लीमेंट किया यूरोप के जैसे, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें थी जो इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करी। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भी प्रॉफिट के बारे में सोचना था। इसीलिए इन्होंने एक तरह से अपने सेल्फ मोटिव के हिसाब से काम किए। यहाँ पे कोई प्रॉपर यूरोपियन सिस्टम यहाँ पे फॉलो नहीं करा जा रहा था। इन्होंने प्रॉपर लीगल सिस्टम जैसे यूरोप में चल रहा था वैसा यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया था।
जो सही सही चीजें हैं जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और हमारे बेसिक राइट्स, उन सबको तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया गया कॉलोनीज में। तो ब्रिटिशर्स जो थे उनके आने से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जो भी यूरोपियंस थे उन्होंने जितनी भी कॉलोनीज बनाई थी, उन कॉलोनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे इंपीरियल पावर्स, एग्रीकल्चर में चेंज आ रहे थे और सोशल इम्पैक्ट भी था, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई। कल्चरल इम्पैक्ट कैसे? हमारे कल्चर में, वे ऑफ लाइफ में चेंजेस आ गए। Colonialism shaped the global economy but created sharp inequalities between imperial powers and colonies. तो ये जो colonialism था जिसमें एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है, तो ये जो colonialism था इसने ग्लोबल इकोनॉमी को तो एक शेप दिया, ग्लोबल इकोनॉमी तो बढ़ाई, यानी काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्हें फायदा हो रहा था और वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही थी। लेकिन यही जो colonialism है उसने काफी शार्प इनइक्वालिटीज क्रिएट कर दी, किसके बीच में? इंपीरियल पावर्स के बीच में और कॉलोनीज के बीच में। इंपीरियल पावर्स की तो ग्रोथ होती चली गई, लेकिन जो कॉलोनीज थी वो डिक्लाइन में चली गई। जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन पावर्स थी, इंपीरियल पावर्स थी, उनका तो एक तरह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ और यहाँ पे कॉलोनीज में इकोनॉमी डिक्लाइन होती चली गई। हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, कॉलोनीज के लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इंडेंचर्ड लेबरर्स के साथ भी बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था, लोगों के बेसिक राइट्स के बारे में नहीं सोचा जाता था, उनसे सारे खतरनाक काम करवाए जाते थे और इतना ही नहीं, उन्हें एक तरह से उनके क्रॉप्स के लिए, फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के लिए सही प्राइसेस भी नहीं दिए जा रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी न्यू इंपीरियलिज्म की। इस टॉपिक में हमने जाना कि लेट 19th सेंचुरी को एज ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म कहा जाता है और न्यू इंपीरियलिज्म के पीछे के कौन कौन से कारण थे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कॉलोनीज पे। तो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी टॉपिक्स कवर करे हैं, उसमें हम इम्पैक्ट देखते चले हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उस टाइम पे उसका इम्पैक्ट कॉलोनीज पे कैसा पड़ रहा है। तो ये सब आपको अच्छे से देखना है कि किस चीज का कहाँ पे और कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो साथ में लेते हुए चलना है और एक स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीजें याद रखनी है। आई होप आपको सब समझ में आया है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।